जब सानिया जी ने करवा चौथ की बात कही तो अब सिया के चेहरे की खुशी देखकर अब करण का ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वैसे भी उसे सिया के शॉपिंग पर ले जाना था, क्योंकि करवा चौथ के लिए सिर्फ एक ही दिन रह चुका था। कल करवा चौथ था और जो तैयारी करनी थी आज ही करनी थी। और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस करवा चौथ को सिया के लिए बहुत स्पेशल बनाएगा। जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से उसने सिया के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया था। हमेशा उसे परेशान ही किया, हर्ट ही किया था। लेकिन अब वो उसे बहुत सारी खुशियां देने वाला था और कल का दिन इन खुशियों की शुरुआत होने वाला था। लंच करते वक्त वो ये सब सोच रहा था और सिया उसे ही देखे जा रही थी। लंच खत्म होने के बाद सुकून सनाया को खींचते हुए अपने कमरे में ले गई, क्योंकि उसे सनाया को अपने टॉयज दिखाने थे। सनाया को भी बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए वो सुकून के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। बाकी सबको भी सनाया अच्छी लग रही थी, सिर्फ एक आहान को छोड़कर। वो तो उसको देखकर भी चिढ़ रहा था। लंच के बाद आहान जब अपने कमरे में जाने लगा तो सिया ने उसका रास्ता रोका। आहान ने मुंह बनाया और बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिया, साइड हट जाओ। सिया मुस्कुराई और बोली, अच्छा, कब तक नाराज रहोगे मुझसे? आखिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। आहान मुंह बनाते हुए बोला, यही तो बात है, तुम्हारे बिना रह भी तो नहीं सकता मैं। बस इसी बात का फायदा उठाती हो। सिया की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो हान को देखते हुए बोली, सनाया अच्छी लड़की है, कुछ दिन हमारे घर रह लेगी तो क्या हो जाएगा। देखिए ना सुकून को भी वो कितनी ज्यादा पसंद आ रही है। देखना, जल्दी तुम्हें भी पसंद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर आहान ने उसे घूर कर देखा और एटीट्यूड से बोला, वो और मुझे पसंद आएगी? कभी भी नहीं। उसकी बात सुनकर सिया हंस दी। आहान मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चला गया। सिया उसे जाते देख बोली, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तकरार से हुई ये शुरुआत एक दिन जरूर प्यार में बदल ही जाएगी। तभी उसके पेट पर एक हाथ आया और एक चेहरा उसके चेहरे के साथ लगा। करण ने उसके पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। सिया मुस्कुराते हुए बोली, आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं? बात बात पर मेरे करीब आ रहे हैं। करण उसके कंधे पर अपना चेहरा रखे हुए ही बोला, अपनी बीवी से रोमांस करना गलत तो नहीं है, और जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो पति तो अपने आप ही रोमांटिक हो जाएगा। सिया हंसी और उसकी तरफ पलट गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको ऑफिस नहीं जाना? करण बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, अगर ऑफिस में तुम होती तो सुबह के 7 बजे ही ऑफिस पहुंच जाता। लेकिन क्या करूं, ऑफिस में तुम नहीं हो ना। सिया ने मुंह बनाया और बोली, जिस तरह से आप घर पर ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ऑफिस को तो मैं सोचूंगी भी नहीं। उसकी बात पर करण भी हंसा। तभी करण का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और अतुल को सारी मीटिंग कैंसिल करने का कहा। सिया उसकी बात हैरानी से सुन रही थी। जैसे ही करण ने कॉल डिस्कनेक्ट किया, सिया तुरंत से बोली, आपने सारी मीटिंग कैंसिल क्यों कर दी? आप कहीं और जा रहे हो क्या? करण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जाना है ना, अपनी खूबसूरत सी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाना है। बोलते हुए उसने अपने हाथ सिया के कंधे पर रख दिए। तभी जोर से आवाज आई, शॉपिंग, वाओ। सिया और करण दोनों ने घूमकर देखा तो सामने सनाया के साथ सुकून खड़ी थी। वो भागते हुए करण के पास आई और बोली, डैड, आप मुझे भी शॉपिंग पर लेकर चलोगे? करण ने उसे अपनी गोद में उठाया और बोला, यस, बिल्कुल, आपको भी तो अपनी प्रिंसेस ड्रेस लेनी होगी ना। सुकून चहकर बोली, टॉयज भी। सनाया उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, लेकिन आपके पास तो पहले ही इतने सारे टॉयज हैं। सुकून मुंह बनाते हुए बोली, तो तुम्हें जेलस फील हो रहा है? सनाया की आंखें बड़ी हो गईं। सिया को भी हंसी आने लगी। वो सनाया की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी हमारे साथ चलो। सनाया हैरानी से उसे देखने लगी। उसने करण की तरफ भी देखा। उसे करण से डर तो नहीं लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचाहट थी। सिया मुस्कुराई और बोली, डरो मत, वैसे ये लूसीफर थे, लेकिन अब थोड़े क्यूट लूसीफर हो गए हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। करण ने उसे घूर कर देखा। सुकून सनाया की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, और ये क्यूट लूसीफर लिटिल कैट से बहुत प्यार करते हैं। सनाया हैरानी से बोली, ये लिटिल कैट कौन है? सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वहीं करण के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई थी। वो बड़े ही शरारती अंदाज में बोला, है एक लिटिल कैट, बड़े बड़े पंजों वाली, जब देखो मुझे पंजा मारने को तैयार रहती है। बोलते हुए जब उसकी शरारती नजरें सिया को देख रही थी
तो सनाया सारा माजरा समझ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे लिटिल कैट है बहुत खूबसूरत। सिया भी मुस्कुराते हुए करण को देख रही थी। शॉपिंग का फाइनल होने के बाद सब लोग रेडी होने लगे। सनाया भी करण और सिया के साथ जा रही थी। जब सब रेडी होकर नीचे हॉल में आए तो बाहर निकलने से पहले ही बाहर से आहान घर के अंदर आया। उन सबको बाहर जाते देख आहान सवालिया नजरों से सिया को देखते हुए बोला, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? सिया को सोचते हुए बोली, हाँ हम सब शॉपिंग पर जा रहे थे। प्लीज तुम भी हमारे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। आहान ने सनाया की तरफ देखा और चिढ़कर बोला, मुझे ऐसे मजे की जरूरत नहीं। सनाया ने मुंह बनाया और बोली, मजे को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। आहान गुस्से से बोला, तो जाओ, इंतजार किसका है? सनाया भी गुस्से से बोली, तुम्हारा इंतजार तो बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है कि मैं जाऊं ही नहीं। आहान एटीट्यूड से बोला, अगर ऐसी बात है तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। सनाया कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। सनाया चुप हो गई। सुकून खींचकर बोली, मुझे तो लगता था कि सिर्फ मुझे ही गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरे कंपटीटर भी आ चुके हैं। बोलते उसने भी मुंह बनाया हुआ था। सिया और करण उन तीनों की तरफ देख रहे थे। सच में उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली थी। सभी बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। सिया और करण गाड़ी में बैठे, लेकिन सुकून ने उसे गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और बोली, मैं आहान चाचू के साथ जाऊंगी। आहान अगर सुकून के साथ अकेले से जाता तो उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। गाड़ी चलाते वक्त सुकून शरारतें कर सकती थी। इसलिए सिया और करण सनाया की तरफ देखने लगे। सनाया झट से बोली, मैं इस लंगूर के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आहान भी तुरंत से बोला, और तुम जैसी बंदरिया को मैं अपनी गाड़ी में बैठने भी नहीं दूंगा। सुकून गुस्से से बोली, ठीक है तो मैं ही जाना कैंसिल कर देती हूँ। बोलकर वो अंदर जाने लगी, लेकिन आहान और सनाया दोनों ने एक साथ उसका हाथ पकड़ा और उनका हाथ आपस में उलझ गया। आहान और सनाया दोनों ने ही एक साथ नजर उठाकर एक दूसरे को देखा और अगले ही पल दोनों ने अपनी नजरें भी झुका ली और अपने हाथ भी एक दूसरे से हटा लिए। सनाया धीमे से बोली, ठीक है मैं सुकून के साथ गाड़ी में। अभी वो बोल ही रही थी कि आहान चुपचाप जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सिया और करण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। बालकनी में खड़ी कनिका उन लोगों को जाते हुए देख रही थी। एक शातिर मुस्कुराहट के साथ उसने अपने फोन से एक कॉल किया और सामने वाले के कॉल रिसीव करने के बाद बोली, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाना है। सामने से कुछ कहा गया और कनिका लूसीफर स्माइल से बोली, आधे घंटे में लग्जरी शॉपिंग मॉल। बोलते हुए वो लूसीफर स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ करण ने कुछ ही दूर पर आकर एक झटके से गाड़ी रोकी। सिया हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं करण की नजरें उसके होठों पर थी। सिया अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, सोचिएगा भी मत मिस्टर लूसीफर, हम बाहर सड़क पर हैं, लोग आ जा रहे हैं, कोई हमें देखेगा तो क्या सोचेगा? द ग्रेट बिजनेसमैन करण सिंघानिया गाड़ी में किस? अभी वो बोल ही रही थी कि करण ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखते हुए उसके बालों को हल्का सा अपनी मुट्ठी में कसा और बोला, तुम किसकी बात कर रही हो? अगर चाहूं तो और भी आगे बढ़ सकता हूँ। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो कुछ कहती उससे पहले ही करण ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं, लेकिन जब करण उसे पैशनेट होकर किस करने लगा तो सिया भी उसे किस करने लगी। करण सुबह से ही उसे किस करने के लिए मरा जा रहा था। जब से कनिका ने उन दोनों के किस को आधा अधूरा ही छुड़वा दिया था, उसके बाद से ही करण सिया को किस करने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन अब जाकर उसे वो मौका मिला था और इस मौके का फायदा वो अच्छी तरह से उठाने वाला था। वो यूं ही लगातार सिया को किस करता रहा और सिया भी उसका साथ देती रही। आसपास से गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन करण और सिया दोनों कोई कोई फिक्र नहीं थी। कुछ देर बाद जब सिया को सांस लेने में मुश्किल हो गई तो करण ने उसके होठों से होठ हटाए और एक गहरी सांस ली। सिया भी हाँफती हुई लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सिया के चेहरे का तो सिया ही अलग था। करण ने उसका हाथ थामा और उसे अपने घुटने पर रख लिया। सिया की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। करण एक बार फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। शॉपिंग मॉल। आहान और सनाया दोनों गाड़ी में बैठे थे और सुकून आराम से पीछे वाली सीट पर बैठी थी।
सनाया ने म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए म्यूजिक का बटन प्रेस किया। उसी वक्त अहान ने भी म्यूजिक ऑन करने की सोची और उसने भी उसके साथ ही बटन को हाथ लगाया। दोनों के हाथ एक बार फिर से टच हुए और दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ उठ गईं। अहान खींचकर बोला, बार बार मुझे छूना बंद करो। सनाया भी मुंह बनाते हुए बोली, इतने भी हॉट एंड सेक्सी नहीं हो तुम कि तुम्हें छूने के लिए लड़कियां मरती फिरें। मुझे तो तुम्हें देखना भी नहीं पसंद। आहान के चेहरे पर लूसीफर स्माइल आ गई। वो एटीट्यूड से बोला, अच्छा इसलिए छुप छुप कर देखती हो। सनाया की आंखें भी बड़ी हो गईं और वो हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? तुमसे अच्छा तो मैं उस गोलगप्पे वाले को देख लूं। बोलते हुए उसकी नजरें बाहर की तरफ गईं। आहान ने झट से बाहर की तरफ देखा तो सामने रेडी पर खड़े गोलगप्पे वाले की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। सनाया ने पीछे सुकून की तरफ देखा और बोली, प्लीज गाड़ी स्लो करो, पीछे बच्ची है। आहान गुस्से से बोला, उसकी फिक्र तुम्हें मुझसे ज्यादा है? सनाया ने मुंह बनाया और बोली, अब ये कैसी बात हुई? आहान गुस्से से ही बोला, ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। जो मेरे हैं वो सिर्फ मेरे हैं। उनके करीब जाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। उनसे दूर रहो। उसकी बात सुनते हुए सनाया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सुकून पर अपना हाथ रख दिया था ताकि वो गिरे ना, लेकिन आहान बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से सामने ट्रक आया और आहान ने जोर से गाड़ी घुमाते हुए दूसरी तरफ की। सनाया की सांस रुक गई। वो अपनी सीट से काफी ऊपर तक उठकर सुकून के पास पहुंच चुकी थी ताकि उसे कवर कर सके। जब गाड़ी की स्पीड नॉर्मल हुई तो वो और ज्यादा गुस्से से आहान को देखने लगी। आहान को अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन वो सनाया के सामने झुका नहीं और नॉर्मल ही गाड़ी चलाता रहा, जबकि सनाया को उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। सनाया सुकून को लेकर गाड़ी से बाहर निकली। आहान ने उससे सुकून को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सनाया ने सुकून को उसे नहीं दिया और उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगी। आहान ने उसका रास्ता रोका और बोला, मैंने कहा है ना, तुम्हारा सुकून से कोई रिश्ता नहीं, इसलिए दूर रहो उससे। सिर्फ सुकून से नहीं, सिया और ब्रो से भी दूर रहना। ज्यादा किसी के करीब आने की जरूरत नहीं है। जितने दिन घर में रहना है रहो और चुपचाप चली जाओ यहाँ से। सनाया गुस्से में बोली, नहीं जाऊंगी। अब तो मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी। कर लो जो करना है। बोलकर वो सुकून के साथ आगे बढ़ गई। सुकून उस ट्रक वाले इंसिडेंट के बाद थोड़ी शांत हो गई थी। सिया और करण सुकून, सनाया और आहान का इंतजार कर रहे थे। वो उन लोगों के पास आए तो सिया को अपने सामने देखकर सनाया के कदम रुक गए। सुकून ने सिया की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। सिया की नज़र आहान और सनाया के चेहरे पर थी और दोनों के ही चेहरे बता रहे थे कि एक बार फिर से दोनों लड़ चुके हैं। लेकिन फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा और सभी मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गए। करण सिया को लेकर डिजाइनिंग शोरूम में आया और सेल्स गर्ल को मोस्ट एक्सक्लूसिव ड्रेस दिखाने को कहा। सिया के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी, क्योंकि अब वक्त आ चुका था करण के नखरे देखने का। वहीं करण के चेहरे पर अभी से त्योरियां आने लगी थी। सेल्स गर्ल ने ड्रेस दिखानी शुरू कर दी थी और जिस तरह से करण सब कुछ देख रहा था, साफ पता चल रहा था कि उसे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही। सिया और सुकून दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने माथे पर हाथ रख लिया। सनाया भी उनके साथ ही थी और उसे भी करण को देखते हुए हंसी आ रही थी। कैसे करण ड्रेस को उठाता और सिया के गले से लगाकर देखता, लेकिन फिर चिढ़ते हुए उस ड्रेस को दूर फेंक देता। ऐसा नहीं था कि वो ड्रेस सिया पर अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन करण के नखरे कुछ ज्यादा ही थे। जब सिया थक गई तो वो चिढ़ते हुए बोली, आपको कुछ पसंद आएगा भी या नहीं? मैं आपकी बीवी हूँ मिस्टर लूसीफर, डमी नहीं। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, ऐसे कैसे करण को कुछ पसंद आ जाएगा? उसकी तो पसंद ही लाजवाब है और हर कोई उसकी पसंद नहीं बन सकता। आवाज सुनकर सबने सामने की तरफ देखा तो एक लड़की व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस में खड़ी थी। चेहरे पर बोल्ड मेकअप और आंखों में एक अलग ही एक्सप्रेशन लिए वो लड़की बड़े ही अंदाज से करण की तरफ बढ़ी। करण भी एक्सप्रेशन लेस होकर उसे देख रहा था। तभी वो लड़की अचानक से करण के सीने से लग गई और उसकी गर्दन पर अपने हाथ रखते हुए बोली, कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे। कब से बेताब थी मैं तुमसे मिलने के लिए। सिया ने एक नज़र करण को देखा और फिर सुकून की तरफ, जो गुस्से भरी नजरों से उस लड़की को देख रही थी।
सिया ने जल्दी से सनाया को इशारा किया तो सनाया सुकून को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले गई। हालांकि सुकून जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सनाया चॉकलेट के बहाने से उसे बाहर ले गई थी। करण एकदम सुनसा हो चुका था। जो लड़की उसके सीने से लगी हुई थी, वो लड़की उसके पास्ट रिलेशंस में से एक थी, और वो कई बार उस लड़की के साथ इंटीमेट भी हो चुका था। उसने सिया की तरफ देखा, जो एकटक उसे ही देख रही थी। उसने उस लड़की को खुद से अलग किया। वो लड़की करण की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं कुछ दिन पहले ही इंडिया वापस आई। बहुत मन था तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का। हमारे बीच की वो खूबसूरत रातें मुझे बार बार आज भी पागल करती हैं, और मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार फिर से वो पागलपन किया जाए। करण उस लड़की को कोई जवाब दे ही नहीं पाया। उसकी नज़रें सिया पर थीं, जिसकी आंखों में नमी आने लगी थी। वहीं उस लड़की का फोन होल्ड पर था, और उसकी बातें सुन रही थी कनिका। और कर्ण की चुप्पी सुनकर उसके चेहरे पर लूसी पर स्माइल आ चुकी थी। वर्तिका करण की तरफ देखते हुए फिर से बोली, बताओ ना, क्या ख्याल है तुम्हारा? कौन सा होटल बुक करवाना है, या फिर तुम्हारा वो फार्म हाउस जो मुझे बहुत पसंद है? बोलते हुए वर्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। करण अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं सुन सकता था। उसे सिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसके गंदे पास्ट की वजह से सिया को ये सब सुनना पड़ रहा था। वो वर्तिका की तरफ देखते हुए कुछ बोलने लगा, लेकिन उससे पहले ही सिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए और करण और वर्तिका के बीच में आकर खड़ी हो गई। अहाना, सनाया और सुकून तीनों ही वहां पर नहीं थे। सनाया जब सुकून को लेकर गई, तब अहान भी उसके पीछे पीछे ही चला गया था। वर्तिका ने बड़ी अजीब नजरों से सिया को देखा और बोली, तुम कौन हो? उसके बाद उसने करण की तरफ देखा और बोली, ये तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है क्या? आई एम डैम श्योर सीरियस वाली तो कोई होगी नहीं। जरूर वन नाइट स्टैंड के बदले शॉपिंग चल रही होगी। यही तो स्टाइल है तुम्हारा। जो लड़की तुम्हें खुश कर दे, उसे खुश करना तुम अच्छी तरह से जानते हो। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक सेडेक्टिव स्माइल थी। सिया हल्का सा मुस्कुराई और वर्तिका की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी बेशरम लड़कियां देखी हैं, लेकिन कोई अपने कांड का इतने कॉन्फिडेंस से ढिंढोरा पीटे ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। किसी गैर मर्द के साथ पूरी रात बिताती हो, और उस रात को एक्साइटमेंट बताते हुए एक और रात बिताने की प्लानिंग करती हो, और वो भी सबके सामने। मानना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस तो बहुत है तुम में, लेकिन शर्म के मामले में तुम थोड़ी पीछे रह गई। वर्तिका गुस्सा से सिया को देखती है और बोलती है, हे यू, बकवास बंद करो अपनी। और तुम हो कौन? सिया एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मैं बीवी हूँ उसकी, जिसके साथ रात बिताने के लिए तुम मरी जा रही हो। वर्तिका के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव आ गए। सिया की बातें सुनते हुए करण एकदम हैरान रह गया था। एक बार फिर से सिया ने उसे चौंका दिया था। उसे लगा सिया को तकलीफ हो रही होगी। ये सब सुनना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होगा कि उसके पति का बाहर किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध है। लेकिन सिया न सिर्फ उन बातों को सुन रही थी, बल्कि वर्तिका के सामने खड़ी जवाब भी दे रही थी। उसे सिया पर अब और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। वर्तिका सिया की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा तो मिस्टर करण सिंघानिया ने तुमसे शादी की है? बोलते हुए उसने करण की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी चॉइस इतनी बेकार कब से हो गई? करण गुस्से से बोला, खबरदार जो एक लफ्ज भी और कहा। खुद पर सुन रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। याद रखो, करण सिंघानिया हूँ मैं। अगर सिर पर चढ़ा सकता हूँ तो पैरों पर उतार भी सकता हूँ। वर्तिका को अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा गुस्सा मुझे मिस्टर करण पर आ रहा है कि न जाने कैसी कैसी लड़कियों के साथ उन्होंने किस किस तरह के रिलेशन रखे हैं। लेकिन चाहते हुए भी मैं उन पर गुस्सा नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना जानती हूँ कि जो भी था उनके अतीत में था। अब उनके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। किसी के साथ इस तरह से वक्त बिताना तो दूर, किसी की तरफ वो नज़र उठाकर भी नहीं देख सकते। इसलिए उनके अतीत की हर गलती माफ कर चुकी हूँ। पर लगता है तुम जैसी लड़कियों को और कोई काम नहीं है सिवाय मर्दों के आसपास घूमने का। पर मिस XYZ, तुम जो भी हो, आइंदा करण सिंघानिया का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि अब उस पर यह सिया करण सिंघानिया अपना कॉपीराइट क्लेम कर चुकी है। बोलकर सिया ने करण का हाथ पकड़ लिया और वहां से जाने लगी। वर्तिका उसे रोकते हुए बोली, जानती हो तुम्हारे इस करण सिंघानिया के कितने रिलेशन हैं? गिनने बैठोगी तो शायद गिनती खत्म हो जाएगी।
लेकिन फिर भी गिन नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर सिया के कदम रुक गए। वो उसकी तरफ घूमी और मुस्कुराते हुए बोली, जैसे एक को जवाब दे दिया, 1000 आ जाएंगी तो वो भी जवाब लेकर चली जाएंगी। अब करण सिंघानिया तो किसी को भी मिलने से रहा। बोलते हुए उसने अपनी आई बिंग की और करण की तरफ देखा। करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो वर्तिका के सामने हुआ और बोला, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना ही जरूरत। तुम्हारे साथ जो था वो सिर्फ था, अब जो है वो हमेशा रहेगा, आखिरी सांस तक। बोलते उसने सिया का हाथ, जो पहले से ही उसके हाथ में ही था, उसे ऊपर की तरफ किया और अपने होठों से चूम लिया। वर्तिका का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। कर्ण सिया के साथ आगे आया और सेल्स गर्ल को बोलकर मोस्ट एक्सक्लूसिव डिजाइन दिखाने को कहा, जो अभी तक लॉन्च भी ना हुआ हो। वो सेल्स गर्ल उन दोनों को अंदर की तरफ लेकर चली गई। सिया करण को रोक रही थी, लेकिन करण कहाँ ही सुनने वाला था। उस सेल्स गर्ल ने अब एक ऐसा डिजाइन उसके सामने लाकर रखा जिस पर से कोई भी अपनी नजर नहीं हटा पाए। जिस करण के न जाने कितने ही नखरे थे, उस ड्रेस को देखते हुए उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। करण ने इशारा किया तो सिया उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद सिया चेंजिंग रूम में खड़ी थी और उसने एक लेवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो अपने ब्लाउज की हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो हुक बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि पूरी बैग पर सिर्फ एक पतली सी पट्टी थी और सिया मिरर में अपनी बैग देखते हुए भी उस हुक को नहीं लगा पा रही थी। उसने बाहर से किसी हेल्पर को बुलाने का सोचा और दरवाजे के पास आई। तभी जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके सामने करण खड़ा था। करण को देखते हुए वो एक पल के लिए एक कदम पीछे हो गई और उसने अपने हाथ अपनी बैग पर रख दिए। करण ने मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ देखा। पीछे पूरा मिरर था, जिससे सिया की बैग साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सिया इस बात को समझ ही नहीं पाई। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आप किसी हेल्पर को बुला दीजिए। करण की गहरी नजरें उस पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने ऊपर से नीचे सिया को देखा और अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उसे अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाते देख सिया पीछे होना शुरू हो गई। वो करण की तरफ देखते हुए अटक अटक कर बोली, आप प्लीज। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी पीठ पीछे ठंडे ठंडे मिरर पर लगी। एक सिसकी सी उसने अपने होठों से भरी और उसकी सांसें गहरी होने लगी। करण ने अपना हाथ मिरर पर रखा और हल्का सा उस पर झुक गया। सिया ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? करण ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे हल्का सा अपने करीब खींच लिया। सिया कुछ कह ही नहीं पाई। करण ने अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखा और अपनी उंगलियों को ब्लाउज की हुक तक लेकर जाने लगा। लेकिन जिस तरह से वो अपनी उंगलियां उस हुक तक लेकर जा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल था। सिया सिहर रही थी। करण उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? सिया ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो समझ चुकी थी कि करण ऐसा क्यों बोल रहा है। वर्तिका के सामने जो कुछ हुआ, उसके लिए करण को भी गिल्ट फील हो रहा होगा। उसने अपना सिर नामे हिलाया और बोली, जो कुछ था आपका अतीत था। वो अतीत चाहे मुझे कितना ही बेचैन क्यों ना कर दे, अब आपकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार है, बस वही मेरा सुकून है। उसकी बात सुनते ही करण के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी उंगलियों से ब्लाउज की हुक को पकड़ा और सिया को देखते हुए बोला, मेरी उंगलियां अच्छे से काम नहीं कर रही। अगर इजाजत हो तो थोड़ा अपनी आंखों को तकलीफ दे दूं। सिया के रेंगटे खड़े होने लगे। हालांकि उसके और करण के बीच बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन अब जो चीज हो रही थी वो बहुत अलग थी। पहले दबे दबे से एहसास थे और अब उन एहसासों को इकरार की हवा मिल रही थी। सिया हल्का सा घूमी और अपने बालों को साइड करते हुए अपने कंधे पर किया, जिससे उसकी पूरी पीठ करण को अब और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगी थी। पहले वो सिर्फ उसे मिरर में देख रहा था, लेकिन अब तो उसकी आंखें पूरी तरह से सिया की पीठ पर टिकी हुई थी। वो हल्का सा झुका और अपनी उंगलियों से बड़ी नजाकत से उसकी पीठ को सहलाने लगा। सिया की पीठ में अंगड़ाइयां सी आने लगी। करण उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ बोला, अगर थोड़ी इजाजत इन होठों को भी मिल जाए तो। बोलते बोलते वो चुप हो गया था। सिया ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसकी सांसें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। इतनी इजाजत काफी थी करण के लिए। वो पूरी तरह से नीचे झुका और सिया की पीठ पर अपने होंठ रख दिए। करण के वो तपते हुए होंठ जैसे ही सिया की ठंडी ठंडी पीठ पर लगे,
सिया पलटने को हुई, लेकिन करण ने अपना हाथ उसके पेट पर कस दिया और अपने होंठ से यूं ही उसकी पीठ को छूता रहा। सिया मचलने लगी थी। उसने अपनी मुट्ठियों में अपने लहंगे को कसकर पकड़ रखा था। करण उसे यूं देखकर मुस्कुराया और भी ज्यादा नजाकत से अपने होठों से उसकी पीठ को चूमने लगा। सिया गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मिस्टर लूसीफर, हम घर पर नहीं हैं। प्लीज यहाँ पर तो रुक जाइए ना। करण अपना हाथ उसके पेट पर कसते हुए बोला, मैं तो रुक जाऊं, लेकिन ये होठ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इन्हें तो बस तुम पर अपना प्यार बरसाना है। वो बोल ही रहा था कि सिया झट से पलटकर उसके सामने हो गई, जिससे अब उसका पेट सीधा करण के चेहरे के सामने था और उस पर से भी करण के होंठ तो उसके पेट को छू रहे थे। करण को इससे ज्यादा क्या ही चाहिए था। वो अब उसके पेट को चूमने लगा। सिया ने उसके बालों पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए हल्का हल्का खींचने लगी। करण ने उसके हाथ को अपने हाथ में उलझाया और अपने सर से हटा लिया। अपना खैर बरसाते वक्त उसे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था। उसकी उंगलियां सिया की उंगलियों से उलझ रही थीं और उसके होंठ अभी भी अपना काम कर रहे थे। सिया को पागल करने में करण कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। सिया ने खींचते हुए अपने हाथ करण के हाथ से छुड़ाया और अपने पेट पर रखते हुए बोली, प्लीज मिस्टर लूसीफर, रुक जाइए। बाहर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर करण ने नीचे झुके हुए ही नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर अब रुक जाऊं तो बदले में क्या मिलेगा? सिया उसके शरारती दिमाग पर मुस्कुराई और बोली, बदले में मैं सारी आपकी। करण की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो उठा और सिया के बिल्कुल सामने खड़े होकर अपने हाथ सिया की पीठ पर ले गया। उसने बड़ी ही आराम से उसके ब्लाउज की हुक को लगाया और उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, आज रात टेरेस पर। सिया का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। वो अपने लहंगे को अपने हाथ से थोड़ा उठाते हुए बाहर की तरफ चली गई। बाहर आकर वो सेल्स गर्ल के सामने खड़ी थी, क्योंकि उसे सारा मेजरमेंट अपने हिसाब से करवाना था। हालांकि वो लहंगा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सिया के लिए ही बना हो। करण भी बाहर आकर उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें सिया को खुद पर महसूस भी हो रही थी, जिससे उसकी धड़कनें अलग ही शोर कर रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ फिक्स हुआ और करण ने वो लहंगा जल्द से जल्द मेंशन पर डिलीवर करवाने के लिए कहा, क्योंकि कल ही सिया को वो लहंगा पहनना था। पेमेंट करने के बाद दोनों मुस्कुराते हुए उस डिजाइनर हाउस से बाहर निकले। वहीं दूसरी तरफ आहान और सनाया एक दूसरे के सामने बैठे थे। टेबल पर 3 आइसक्रीम रखी हुई थी, जो कि कोन आइसक्रीम थी, और उनके साथ ही बैठी थी सुकून। सनाया ने सुकून की आइसक्रीम पर नैपकिन लगाते हुए वो आइसक्रीम उसके हाथों में पकड़ाई और उसके बाद अपनी आइसक्रीम उठाने लगी। लेकिन आहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, ये मेरी आइसक्रीम है, तुम्हारा चॉकलेट फ्लेवर है। सनाया ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मेरा फेवरेट पाइन एप्पल फ्लेवर है, सो ये मेरी आइसक्रीम है। मैंने चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर नहीं की। आहान ने उसे घूर कर देखा और बोली, तो ये आइसक्रीम यहाँ कैसे आई? मैंने अपने लिए पाइन एप्पल आइसक्रीम ऑर्डर की थी। सनाया तुरंत से बोली, ये मेरी आइसक्रीम है। बोलते उसने उस आइसक्रीम को खींचा, लेकिन उसके हाथ पर ही आहान का हाथ था, तो वो आइसक्रीम पूरी खराब होने लगी। वो आइसक्रीम उन दोनों के हाथ पर लग रही थी। अपनी आइसक्रीम खराब होते देख सनाया को उस पर गुस्सा आने लगा। उसने साथ में रखी हुई चॉकलेट आइसक्रीम उठाई और वो सारी आइसक्रीम अपने हाथ पर लगाकर आहान के चेहरे पर लगा दी और बोली, तुम ये आइसक्रीम खाओ। बोलते उसके हाथ पर तो चॉकलेट आइसक्रीम लगी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा किसी स्ट्रॉबेरी से कम नहीं लग रहा था, जो गुस्से से लाल हो रहा था। आहान को उसकी इस हरकत पर हद से ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस पाइन एप्पल फ्लेवर आइसक्रीम को पूरा अपने हाथों में लिया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। सनाया की आंखें बड़ी हो गईं। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर वहां से भागने लगी, लेकिन आहान ने उसका रास्ता रोका। सनाया पीछे की तरफ होने लगी। पीछे टेबल था और वो टेबल पर बैठ चुकी थी। वो टेबल बहुत बड़ा था, जो कि पब्लिक टेबल था। आहान के होंठों पर लूसीफर स्माइल आ गई। वो उसके ऊपर झुका। सनाया ने अपने आसपास देखा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन आहान को किसी की कोई फिक्र नहीं थी। उसका चेहरा तो पहले ही चॉकलेट आइसक्रीम से भरा हुआ था। वो पूरी तरह से सनाया के ऊपर झुक गया, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो पूरा सनाया के ऊपर ही लेट गया हो, क्योंकि सनाया इस वक्त पूरी तरह से टेबल पर लेट चुकी थी। आहान ने उसे एटीट्यूड भरे एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए उसके पूरे चेहरे को उस पाइनएप्पल आइसक्रीम से भर दिया।
और उसका हाथ अब उसकी गर्दन पर चल रहा था। सनाया की सांसें गहरी होने लगी। उसे आहान पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कुछ अलग ही होते जा रहे थे। उसकी वो गहरी गहरी सांसें आहान को भी महसूस हो रही थी। ठंडी ठंडी आइसक्रीम सनाया के चेहरे और गर्दन पर लगने की वजह से सनाया के होंठ फड़फड़ाने लगे थे। आहान की नज़र उसके होंठों पर गई तो उसे कल की अपनी और सनाया की किस याद आने लगी। वो उसके होंठों की तरफ देखते हुए पूरी तरह से उस पर झुका और उसके होंठ सनाया के होंठों को छूने ही वाले थे कि सिया की आवाज़ आई। ये आइसक्रीम का क्या हाल किया है आपने बच्चे? सिया की आवाज़ सुनकर रहान झट से सनाया से अलग हुआ और होश में आया। वहाँ पर खड़े लोग उन दोनों की ही तरफ देख रहे थे और सुकून की तो पूरी ड्रेस आइसक्रीम से खराब हो चुकी थी। वो अपनी आइसक्रीम नहीं खा रही थी, बल्कि आहान और सनाया को देख रही थी। जैसे ही सुकून की आवाज़ आई, सुकून ने बिना आहान और सनाया पर अपनी नज़रें हटाए हुए ही सिया से कहा, ओफो सिया, सारा मज़ा खराब कर दिया तुमने। कितना मस्त सीन चल रहा था। उसकी बात सुनते हुए सिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अब आहान और सनाया की तरफ देखा, जिन पर पूरी तरह से आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी थी और शायद और भी बहुत कुछ मेल्ट होने लगा था। करण आहान की तरफ देखते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है आहान? आहान की नज़रें सनाया पर थीं। वो और भी गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, एक जंगली बिल्ली आइसक्रीम देखते हुए पागल हो रही थी तो उसे आइसक्रीम खाना सिखा रहा था। सनाया गुस्से से बोली, मैं जंगली बिल्ली तो तुम क्या हो, जंगली बिल्ला? करण मुस्कुराते हुए बोला, अगर अभी से यह हाल है तो आगे चलकर तो शायद तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख जाओगे। बोलकर उसने सिया की तरफ देखा, जो उसके ही पास खड़ी थी। वो धीमे से बोला, मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बोलते हुए उसने अपने होंठ पर अपनी जीभ को घुमाया। सिया उसे घूरते हुए बोली, सुकून सामने है। करण तुरंत से बोला, कोई बात नहीं, रात तक इंतजार कर लूंगा। बोलते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट लंबी हो गई। सिया सुकून, आहान और सनाया को देखते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि अब हम इससे ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। आहान सिया को देखते हुए बोला, मैं सुकून को लेकर घर चला जाता हूँ। आप लोग आराम से शॉपिंग करके आइएगा। करण को भी उसकी बात सही लगी, क्योंकि अभी उसे सिया के लिए और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। लेकिन सिया को अच्छा नहीं लग रहा था। वो करण को देखते हुए बोली, प्लीज बाकी सब शॉपिंग फिर कभी करेंगे, अभी घर चलते हैं। करण ने कुछ सोचा और फिर अपना सर हाँ में हिलाया। सब लोग पार्किंग में आए और जिस तरह से गाड़ियों में आए थे उसी तरह से गाड़ियों में बैठकर वापस मेंशन के लिए निकल गए। रात होने ही वाली थी और कल सिया को करवा चौथ का व्रत रखना था, जिसलिए सानिया जी ने बाहर से सारा घर लाइट से डेकोरेट भी करवा दिया था। कनिका को वर्तिका ने पहले ही सब बता दिया था। जब वर्तिका को सिया वो सब बातें बोल रही थी तो कनिका होल्ड पर ही थी। उसने अपने कानों से सब सुना। उसके बाद वर्तिका ने भी उसे बहुत कुछ सुनाया, क्योंकि वर्तिका उसके कहने पर ही करण के सामने आई थी और सिया ने जिस तरह से उसकी बेइज्जती की, उसे अब कनिका पर ही गुस्सा आ रहा था। कनिका ने भी आगे से गुस्से में उसे दो चार बातें सुना दी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसे सिया से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी, क्योंकि सिया उसे हर तरफ से हार दे रही थी। लेकिन कनिका इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने रूम से बाहर आई और नीचे हॉल की तरफ देखने लगी, जहाँ पर सब डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। आहान, सनाया और सुकून घर आने के बाद तीनों ही सावर ले चुके थे और आहान और सनाया के बीच की लड़ाई अब डाइनिंग टेबल पर खाने की लड़ाई में बदल रही थी। सिया ने उन दोनों को गुस्से से घूरा तो दोनों चुप हो गए। कनिका ऊपर सीढ़ियों की रेलिंग से लगकर खड़ी नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ देख रही थी। सानिया जी ने अभी उसे नहीं देखा था। वो सिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम भी जल्दी से खाना खा लो और वक्त से सो जाना। कल करवा चौथ का व्रत है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। अच्छे से सरगी खा लोगी तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी। सरगी का सुनकर सिया के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई थी। यह उसका पहला करवा चौथ का व्रत होने वाला था। ऊपर से अब जिस तरह से करण बदल रहा था, तो अब तो उसके लिए नॉर्मल से नॉर्मल दिन भी बहुत खास हो रहा था। सिया ने मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलाया। सानिया जी की बात सुनते हुए कनिका के चेहरे पर लूसीफर स्माइल थी। सबका खाना फिनिश हुआ तो सभी अपने अपने कमरे में जाने लगे। करण भी अपनी जगह से उठा। सिया सबको समेटने के लिए किचन में जाने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। सिया ने अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। करण फिर से बोला, तो जल्दी सोना भी होगा। सिया ने फिर से अपना चेहरा हाँ में हिलाया।
उसे लगा शायद करण उसे जल्दी सोने देगा, लेकिन अगले ही पल उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, जल्दी सोना है या जल्दी उठना है मुझे नहीं पता। मैं टेरेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुम जल्दी से चाहिए हो। बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड भी था और शरारती मुस्कुराहट भी। सिया की कमर पर उसने हल्की सी चिकोटी काटी तो सिया दर्द से चिल्लाई। करण मुस्कुराया और अपनी आई बिंग करते हुए ऊपर टेरेस की तरफ चला गया। सिया अपनी तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी। भले ही वो करण को बता नहीं रही थी, लेकिन उसे भी उतनी बेसब्री थी ऊपर टेरेस पर जाने की, जितनी बेसब्री से करण को उसका इंतजार था। सिया सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरेस की तरफ जा रही थी। अभी कुछ सीढ़ियां बाकी ही थी कि उसे टेरेस के दरवाजे पर खड़ा हुआ करण नजर आया, जिसने इस वक्त वाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। वो जीना सा कुर्ता पैजामा हवा की वजह से थोड़ा थोड़ा लहरा रहा था और ऊपर से करण के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसकी लुक में और भी ज्यादा चार चांद लगा रही थी। सिया के कदमों की गति धीमी हो गई, वहीं करण की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। उसने अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया तो सिया ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसके पास आई। करण उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जितना इंतजार अब तुमने मुझे करवाया है, अगर उतना ही इंतजार कल चांद तुमसे करवाए तो। सिया उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराई और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी, जहां पर चांद निकला हुआ था। लेकिन कल यही चांद अपने नखरे दिखाने वाला था। वो वापस करण की तरफ देखने लगी और उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, अगर सब्र का फल इतना ही मीठा हो तो इंतजार की बात ही अलग है। करण ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे बिल्कुल अपने करीब खींचा और बोला, फल तो अभी मैंने चक्कर देखा ही नहीं, अभी तो सिर्फ इंतजार चल रहा था। होठों से होठ जब मिलेंगे तो पता चलेगा कि फल कितना मीठा है। बोलते हुए उसकी नजरें सिया के होठों पर थी। पतले गुलाबी होठ करण की करीबी से सूखने लगे थे। करण ने पल भर में उसे अपनी गोद में उठाया और टेरेस पर लगे हुए झूले पर लेकर आया। सिया को याद आया कि अभी कल ही वो दोनों इस झूले पर सोए थे, लेकिन कल करण ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया। पर आज करण के एक्सप्रेशन देखकर ही पता चल रहा था कि वो सिया को परेशान करने वाला है। लेकिन उससे अलग भी सिया के दिमाग में परेशानी चल रही थी। करण उसे अपनी गोद में लिए हुए ही झूले पर बैठा और उसे देखते हुए बोला, कैसे कर लेती हो तुम ये सब। सिया ने हैरानी से उसे देखा और बोली, अब मैंने क्या किया। करण हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट बिल्कुल फीकी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही लाली सी तैरने लगी और उसकी धड़कन बढ़ गई। उसने सिया के कंधे पर अपना माथा रखा और अपना चेहरा पूरी तरह से झुकाकर बोला, आज जब वो मॉल में बढ़ती का, अभी वो बोल ही रहा था कि सिया ने उसके गाल पर अपने हाथ रखे और उसके चेहरे को वापस अपने चेहरे के सामने किया। उसने बड़े ही ध्यान से करण की आंखों में देखा, जहाँ एक तकलीफ थी जो आंसुओं का रूप ले रही थी। वो करण को देखते हुए बोली, आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे। करण धीमे से बोला, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। पहले मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, क्या कुछ नहीं कहा। कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ किए और हर बार तुम्हें नीचा दिखाया, और अब मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। कभी कनिका तो कभी वर्तिका, और अब ना जाने आगे कौन कौन तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। सिया हंसी और करण के सीने से लग गई। उसे हंसते हुए देख अब करण चिढ़ गया। उसे सिया के दिल की बातें सुननी थी कि उसे कैसा महसूस होता है। इतना तो वो जानता था कि सिया चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग बनती हो, लेकिन अंदर से उसका दिल कितना नाजुक है। अगर ये दिल नाजुक नहीं होता तो उसे कभी करण से प्यार होता ही नहीं, हमेशा नफरत ही रहती। लेकिन करण की नफरत के दावे के बाद भी जब सिया को उससे प्यार हो गया तो मतलब साफ है, उसका दिल हद से ज्यादा नाजुक है। उसने सिया को खुद से अलग किया और बोला, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी हो गई। उसने करण से अपने हाथ हटा दिए। उसके हाथ खुद पर से हटते हुए देखकर करण का दिल कांपने लगा। उसने अपना चेहरा झुका लिया। वो अपनी हरकतों पर हद से ज्यादा शर्मिंदा था। लेकिन तभी सिया ने एक बार फिर से उसके सीने पर अपने हाथ रखे और बोली, क्या अब आपके दिल में मेरे अलावा कोई और है। करण ने झट से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। सिया ने एक बार फिर से सवाल पूछा, क्या आप अपनी जिंदगी मेरे अलावा किसी और के साथ बिताना चाहते हैं। करण उसे देखता ही रह गया। सिया एक बार फिर से बोली, क्या आप तीसरी बार शादी करना चाहते हैं। अब करण के एक्सप्रेशन थोड़े बदल रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सिया उससे सुनना क्या चाहती है।
तभी सिया थोड़ी हंसी और बोली, तो फिर मुझसे डिवोर्स लेकर क्या संन्यास पर जाने का इरादा है आपका? अगर है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जितनी सिगरेट आप एक दिन में पीते हैं उस हिसाब से संन्यास वाला ऑप्शन आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। करण ने मुंह बनाया। वो जानना क्या चाहता था, लेकिन अभी भी सिया उसकी बात को मजाक में टाल रही थी। उसने सिया को अपनी गोद से हटाया और उस झूले पर बिठाकर खुद वहां से उठ गया, तो सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और वापस बैठने का इशारा किया। करण गुस्से से बोला, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है ना? तुम्हें पता भी है मुझे कितना बुरा लग रहा है? सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप बैठ रहे हैं या नहीं? करण ने चिढ़कर उसे देखा। उसे मनाने की बजाय सिया खुद गुस्सा उसे ही दिखाने लगी थी। अब उसके पास और ऑप्शन ही क्या बचा था। वो एक बार फिर से वापस झूले पर बैठ गया। इस बार सिया ने उसकी गोद में सर रखा और उसके चेहरे को देखने लगी। करण अपना चेहरा इधर उधर करने लगा। सिया ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसका चेहरा एक जगह पर टिकाया। वो उसे देखती हुई बोली कि आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सब बातें मजाक होंगी? करण तुरंत से बोला, जानता हूँ मजाक नहीं है, इसलिए ये बातें मुझे बेचैन कर रही हैं। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ होती है, इसलिए मैं तकलीफ में हूँ। ये सोच सोच कर कि तुम अपनी तकलीफ मुझे दिखाती भी नहीं हो। मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन तुम क्या महसूस करती हो ये तुम बताती भी नहीं हो। अगर बात शेयर नहीं करोगी तो तकलीफ दूर कैसे होगी? अगर अपना दर्द बताओगी नहीं तो उस दर्द का मरहम मैं कैसे बनूंगा? उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना ही सिया के लिए एक ख्वाब जैसा था। वो हल्का सा करवट लेकर थोड़ा ऊपर उठी, जिससे अब उसका सर करण के सीने से लगा हुआ था और वो उसकी गोद में बैठी थी। करण ने अपनी बाहें उसके आसपास कस दी। सिया धीमे से बोली, होती है मुझे तकलीफ, बेइंतहा तकलीफ होती है, लेकिन जब किसी और के मुंह से बेतुका बातें सुनकर आपकी तरफ देखती हूँ तो आपकी नज़रों में मुझे सिर्फ मेरे लिए प्यार नजर आता है, तो वो सारी बातें फीकी पड़ जाती हैं। कनिका आपका कल थी, वो कल जिसने आपको न जाने क्या क्या तकलीफ दी है, और अब वो एक बार फिर से आपका आज बनकर आपके सामने खड़ी है, और एक बार फिर से उसके इरादे वही हैं, आपको तकलीफ देना। ऐसे में अगर मैं भी वही चीज़ करने लग गई तो उसमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? मेरे सवाल आपको उसकी तकलीफ से भी ज़्यादा दर्द देंगे, और मुझे आपका दर्द नहीं बनना। मुझे प्यार है आपसे, और जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, तो किसी और की बातें मेरे दिमाग और दिल दोनों पर ही बेअसर है। उसकी बातें सुनते हुए करण हैरान हो रहा था। उसे हर बीतते पल में सिया के साथ और भी ज़्यादा प्यार होता जा रहा था, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा गिल्ट में जाता जा रहा था, क्योंकि उसने सिया को न सिर्फ गलत समझा, बल्कि अभी तक अपनी गलती छुपाई भी थी। वो धीमे से बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सिया ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कहिए। सिया ने तो कह दिया था कि कहिए, लेकिन करण के लिए ये सब बोलना इतना आसान नहीं था। वो सिया को बताना चाहता था कि क्यों वो शादी के बाद भी उससे नफरत के दावे कर रहा था, क्यों वो उसे खुद के सामने झुकाना चाहता था, क्यों वो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता था। अपनी गलतफहमी के बारे में वो उसे बताना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वही सिया बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। अचानक ही वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जो बात आप बोल नहीं पा रहे वो आपने सोच भी कैसे ली? उसकी बात सुनकर अब करण के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। सिया मुस्कुराते हुए बोली, शादी से पहले मैं जानती नहीं थी आपको, बस आपको देखा था और सुकून से आपके बारे में बातें सुनी थी। बहुत बोलती थी वो आपके बारे में, मेरे डैड ये, मेरे डैड वो। जब माँ ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि सुकून से आपके बारे में सुनकर मैं हमेशा सोचती थी कि जो इंसान एक इतना अच्छा बाप है, वो अपनी बीवी को भी कितना प्यार करता होगा। फिर पता चला कि आप सुकून के सिंगल पेरेंट हैं। मुझे कनिका के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन आपके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। आपसे शादी हुई तो आपका मेरे लिए बेफिजूल का गुस्सा और सुकून के लिए एक पल में झुक जाना, मेरे लिए नफरत के दावे और सुकून के लिए आपकी आंखों में प्यार देखकर मैं हैरान होती थी। तब जानती नहीं थी कि आखिर आपके दिल में है क्या। आपको पता है, जब आप शराब पीकर मेरे पास आते थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, लेकिन उन बातों में मुझे मेरे लिए प्यार नजर आता था। उस वक्त आपकी आंखों में शराब के नशे से ज्यादा मेरे लिए एक तड़प सी दिखाई देती थी। आप मेरे करीब आते थे और सुबह होते ही
सब कुछ भूल जाते थे। मैं कंफ्यूज होकर रह जाती। आपने मुझे अपनी मिस्ट्रेस बना लिया, बोलकर सिया ने एक गहरी सांस ली। करण ने उसकी कमर पर रखे हुए अपने हाथ और भी ज्यादा कस दिए। उसके लिए वो सुनना भी अब बहुत ज्यादा तकलीफ दे था। सिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लेकिन आपने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे समझ नहीं आया ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ आपने मुझे किस चीज के लिए चुना है और उसके बाद मेरे करीब आना ही भूल गए। तब मुझे धीरे धीरे आप समझ आने लगे। लेकिन आपके दिल की बात मुझे तब समझ आई जब आप आहान के साथ मेरे सामने खड़े थे। एक तरफ आहान था और एक तरफ आप, और आपकी आंखों में था मेरे लिए गुस्सा, मेरे लिए प्यार, मेरे लिए तड़प, नफरत, बेरुखी और दर्द और जाने क्या क्या। और जैसे ही मैंने आहान को भाई कहा, आपकी वो बड़ी बड़ी आंखें बहुत कुछ कह गईं। काफी कुछ तो मैं तभी समझ चुकी थी, लेकिन बाकी बातें तब समझ आई जब आप उस दिन भी शराब पीकर घर आए और मैंने दरवाजे पर ही आपको संभाला। आप मेरी गोद में ही अपना सिर रखकर सो गए। तब मैंने आपका फोन देखा और फोन में अपनी और आहान की तस्वीर देखकर बाकी सब चीजें भी समझ गई। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी और कर्ण की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसे सच में बिल्कुल नहीं पता था कि सिया सब कुछ जान चुकी है। उसने शर्मिंदगी से अपना चेहरा झुका लिया। सिया हल्का सा करण से अलग हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके आंसू साफ करने लगी। करण ने अपनी आंखें ऊपर की तरफ कर ली, लेकिन सिया ने वापस उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और आपके अलावा इस सिया ने कभी किसी और के लिए कुछ महसूस नहीं किया। करण उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। वो सिया से कुछ पूछना चाहता था, एक बात जो कभी चैन से रहने नहीं देती थी, लेकिन उससे पहले ही सिया उसके ऊपर झुकी और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगी। करण सिया से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका सवाल उसके मन में ही रह गया, क्योंकि सिया उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगी थी। ठंडी ठंडी हवा उन दोनों को छू रही थी और सिया करण के तपते हुए दिल को अपने होठों से ठंडक दे रही थी। उसके दोनों हाथ करण के चेहरे पर कसे हुए थे और जिस तरह से वो पैशनेट होकर करण को किस कर रही थी, करण भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने भी सिया के सर के पीछे अपना हाथ रखा और उसे उसी तरह पैशनेट होकर किस करने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ सिया की कमर पर आया और उसने उसे हल्का सा हिलाते हुए उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेट लिया। अब सिया उसके सीने से ही लगकर उसकी गोद में बैठी थी। उसकी सांसें बेहद गहरी हो चुकी थीं, जो किस करते वक्त करण को भी महसूस हो रही थी। करण के हाथ लगातार उसकी कमर पर कसते जा रहे थे और उतनी ज्यादा डीप और वाइल्ड उनकी किस होती जा रही थी। सिया अपने होठों को करण के होठों से छुड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, लेकिन करण अब उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उसके होंठ सिया के पेट को छूने लगे थे और सिया की गहरी गहरी सांसों को वो अपने हाथों से महसूस कर रहा था। अचानक ही सिया दर्द से आह भरती हुई अपने होठों को करण के होठों से अलग कर उसे घूर कर देखने लगी, लेकिन तभी करण के हाथ ने एक बार फिर से हरकत की और सिया की घूरती हुई नजर उस पर तिरछी हो गई। वो करण से शिकायती लहजे में बोली, कितने वाइल्ड हैं आप, दर्द होता है मुझे। करण ने एक बार फिर से अपने हाथ को थोड़ी तकलीफ दी और वो तकलीफ एक बार फिर से सिया के मुंह से आह बनकर निकली। सिया गुस्से से बोली, आप सुधरेंगे या नहीं? करण मुस्कुराकर बोला, नहीं, फिलहाल तो कोई उम्मीद भी मत रखना, लेकिन जब सुधरना होगा तो तुम्हें बता दूंगा। सिया आंखें छोटी कर बोली, अच्छा, सुधर कर क्या करेंगे? करण को सोचने की एक्टिंग करने लगा और फिर अचानक से बोला, संन्यास ले लूंगा। उसका जवाब सुनकर सिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो हंसकर बोली, मैं भी आपके साथ संन्यास ले लूंगी, दोनों जंगल में मंगल करेंगे। बोलते हुए उसने अपनी आई बिंग कर दी। करण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। उसने सिया के चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुकाकर उसके माथे से अपना माथा लगा लिया। दोनों ही अपने चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। करण एक बार फिर से उसके होठों को छूने को हुआ, लेकिन तभी सिया के हाथ में पहनी हुई वॉच में अलार्म बजा। सिया ने झट से अपने होठों के आगे अपना हाथ रख दिया। करण उसे घूर कर देखने लगा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। सिया मुस्कुराकर बोली, टाइम्स अप। करण की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। सिया ने अपनी वॉच करण के सामने की और बोली, 12 बज चुके हैं मिस्टर लूसीफर, और कल मेरा करवा चौथ का व्रत है।
लेकिन फिलहाल आपको सब्र अभी से रखना पड़ेगा। करण खींचकर बोला, ये क्या बात हुई? व्रत तो कल सुबह से शुरू होगा ना? सिया मुस्कुराई और बोली, लेकिन मेरे लिए अभी से शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं पता मैं अकेली क्यों व्रत रखूं। आपका भी व्रत है, बस मुझे खाना नहीं है और आपको मेरे करीब नहीं आना। करण की नजर उस पर गहरी हो गई। वो अपने होठों को हल्का सा बाइट कर बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? सिया मुस्कुराई और अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटते हुए बोली, आपको रोक नहीं सकती, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है और मैं इसे पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। बोलते हुए वो मासूमियत और जिस प्यार भरे लहजे में ये बात बोल रही थी, उसके आगे करण क्या ही बोलता। उसने बस मुस्कुराकर सिया को अपने सीने से लगा लिया। सिया भी उसके सीने से लगी रही। कुछ देर बाद करण उससे अलग हुआ और उसे देखते हुए बोला, यूं सीने से लगे रहने में तो तुम्हारा व्रत टूट नहीं जाएगा ना? सिया ने अपना चेहरा नामे हिलाया। करण ने मुस्कुराकर एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। करण हल्का सा घूमा और सिया को यूं ही अपने सीने पर लगाए नीचे झूले पर लेटने लगा, जिससे अब सिया उसके सीने पर लेटी हुई थी। दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। लेकिन कोई था जिसकी नींद हराम हो चुकी थी। अपने कमरे में इधर उधर टहल रही कनिका करण का इंतजार कर रही थी, लेकिन करण कमरे में नहीं आया। हालांकि वो जानती थी कि करण कमरे में आएगा भी नहीं। भले ही वो जितना मर्जी उन दोनों पर दबाव डाल ले, लेकिन उन दोनों के बीच दूरियां लानी इतना आसान नहीं था। लेकिन कनिका हार मानने वालों में से नहीं थी। आज मॉल में जो हुआ, उसके बाद तो उसे सिया से और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी। और कल के बारे में सोचते हुए कनिका और भी ज्यादा पागल हो रही थी। कल करवा चौथ का व्रत था और जिस तरह से करण सिया पर खर्च कर रहा था, उसके बाद कनिका को सिया से जलन भी हो रही थी। वो इधर उधर टहलते हुए कल के बारे में सोच रही थी और प्लान बना रही थी कि अब उसे सिया से किस तरह से बदला लेना है। काफी देर वो सोचती रही और फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने अपना फोन लिया और उसमें से एक मीडिया वाले का नंबर निकाला और एक मैसेज टाइप किया। मैसेज सेंड करने के बाद उसके होठों पर वो जहरीली मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। सुबह की तकरीबन 4 बजे सिया का अलार्म एक बार फिर से बजा। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अलार्म बंद किया ताकि करण की आंख ना खुल जाए। वो उसे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वो करण के सीने से हटी और वहाँ साइड में रखे हुए ब्लैंकेट से करण को कवर करने लगी, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें खोली। सिया की आंखें बड़ी हो गईं। वो करण को देखते हुए बोली, आप जाग रहे हैं? करण शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं सो रहा हूँ, आंखें बस तुम्हें डराने के लिए खोली हैं। सिया ने घूर कर उसे देखा। करण अपनी जगह से उठा और उसे देखते हुए बोला, व्रत सिर्फ तुम्हारा तो नहीं? सिया की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? करण ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके कंधे को दबाया। सिया की आह निकल गई। करण की यह हरकतें उसे परेशान भी करती थीं और मजा भी देती थीं। अगले ही पल करण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर बीवी इतनी खूबसूरत हो तो थोड़ा पागल होना तो बनता ही है। बोलते हुए वो उसे नीचे रूम में लेकर आया, जो कि न सुकून का रूम था और ना ही सिया का रूम, बल्कि वो एक अलग रूम था। कल ही सानिया जी से बोलकर उसने इस रूम को खुलवाया था और सिया और अपने कपड़े यहाँ पर रखवाए थे। इस रूम में करण तब आता था जब वो कनिका से हद से ज्यादा परेशान हो जाता था। कनिका के सामने रहकर उससे दूर रहना करण के लिए मुश्किल हो जाता था, इसलिए वो इस कमरे में आता था और इस कमरे में आने के बाद उसकी आंखें सोती नहीं, सिर्फ रोती थी। जैसे ही करण सिया को लेकर उस कमरे में आया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो इस कमरे में आ तो गया था, लेकिन अब उसे बेचैनी होने लगी थी। उसने सिया को अपनी गोद से नीचे उतारा और कांपती हुई आवाज में बोला, तुम तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, मैं सुकून के रूम में। बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रही थी। सिया ने झट से उसका हाथ थाम लिया और पूरे कमरे को अच्छे से देखने लगी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, तब से ही ये कमरा हमेशा बंद रहता था। उसने एक दो बार सानिया जी से इस कमरे के बारे में पूछा भी था, तो सानिया जी ने बात टाल दी और सुकून से पूछने पर उसने बताया कि डैड को ये कमरा पसंद नहीं है।
सिया को तब हैरानी होती थी कि कैसे एक शख्स को अपने ही घर का कोई कमरा पसंद नहीं हो सकता। लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर बात क्या है। वो करण के बिल्कुल करीब हुई और बोली, इस कमरे में बुरी यादें हैं क्या? करण उससे अपनी नज़र चुराते हुए बोला, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब कुछ अच्छी यादें हम दोनों की हो जाएं जो इस कमरे को जिंदा कर दें। करण उसकी तरफ देखता ही रह गया। सिया हल्के गुस्से में बोली, नहीं बनानी क्या आपको मेरे साथ यादें? करण ने मुस्कुराकर एक बार फिर से अपना सिर हाँ में हिला दिया और सिया को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। दोनों ने एक साथ शावर लिया और फिर बाथरोब पहनकर बाहर आए। तानिया जी ने सिया के लिए सुबह के लिए एक पिंक कलर का चूड़ीदार पजामी सूट रेडी करवाया था और शाम को वो करण का दिलाया हुआ लहंगा पहनने वाली थी। कुछ ही देर में दोनों कपड़े पहनकर तैयार हुए। सिया मिरर के सामने आई और मायूसी से बोली, मेरी सारी ज्वेलरी तो सुकून के रूम में है, उसकी नींद डिस्टर्ब। अभी वो बोल ही रही थी कि करण ने क्लोजेट खोला और सिया को क्लोजेट में देखने के लिए कहा। सिया हैरानी से क्लोजेट की तरफ देखने लगी। उसे नहीं पता था कि करण ने इतनी सारी तैयारी कर रखी होगी। करण खुद से आगे आया और क्लोजेट में से एक चूड़ियों का बॉक्स और एक नेकलेस बॉक्स लेकर आया। वो दोनों बिल्कुल न्यू थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। उसने सिया को बैठने का इशारा किया तो सिया मुस्कुराती हुई चेयर पर बैठ गई। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई क्या ही हो सकता था। करवा चौथ के खास वक्त पर कोई अपने ही पति के हाथों से तैयार हो। करण ने उसके हाथों को चूमकर उसके हाथों में वो चूड़ियां पहनाई और फिर जब नेकलेस पहनाने की बारी आई तो सिया सिहरने लगी। वो करण को देखते हुए बोली, मैं खुद पहन। वो अभी बोल ही रही थी कि करण उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने उसके बालों को उसके कंधे पर एक तरफ किया। अब सिया की गोरी गर्दन करण के सामने थी। करण ने झुककर बड़े ही प्यार से उसकी गर्दन को चूम लिया और फिर उसे वो नेकलेस पहनाया। सिया की धड़कन एक पल के लिए बढ़ चुकी थी। करण उसे जानबूझकर परेशान कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों रूम से बाहर आए और नीचे हॉल की तरफ आ गए, जहाँ पर सानिया जी ने सरगी की सारी तैयारी कर रखी थी। भले ही कनिका और करण के बीच 2 साल शादी का रिश्ता रहा, लेकिन कनिका ने करण के लिए कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था। उन सभी तैयारियों को देखते हुए सिया मुस्कुराई। करण और सिया को देखते हुए सानिया जी ने सबसे पहले उनकी नज़र उतारी। सिया तो सिया, आज करण भी कम नहीं लग रहा था। उसने रेड कलर का पठानी कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट हुई। सिया ने जल्दी से पलटकर पीछे की तरफ देखा। कई सुकून तो नींद में नीचे नहीं आ गई, लेकिन सीढ़ियों से उतरती हुई कनिका को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। कनिका ने भी इस वक्त पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और वो करण को देखकर मुस्कुराती हुई डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।